Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. In this video, we will talk about Sexual Textual Politics by Toril Moy. The main idea of this text is how do the literary text relate with feminism? एक literary text feminism से कैसे associated है? She pointed out some things like how a text is relate with sexism. एक text feminism से कैसे related है, sexism से कैसे related है, and the title itself shows sexual textual politics. We can say यहाँ पर feminism text से कैसे related है, कैसे politics से textual politics से related है. So this text is based on Anglo-American and French feminism. ये text Anglo-American और French feminism से related है. She also talks about other French feminists like Julia Kristeva, Louise Irigaray. She also worked with Simone de Beauvoir. तो यहाँ एक पार्ट में वो एंग्लो अमेरिकन की बात करती हैं और दूसरे पार्ट में फ्रेंच फेमिनिज्म की बात करती हैं. एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म और फ्रेंच फेमिनिज्म की बात करती हैं. साथ में ये फ्रेंच फेमिनिस्ट के बारे में बताती है जो कि जूलिया क्रिस्टीवा और ल्यूइस इरिगरे. और ये सिमोन दे बूवर से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी और इन्होंने सिमोन दे बूवर की भी थ्योरी को डिस्कस किया है. She talks about 20th century feminist literary theory, and in the first sexual textual politics she talks about Anglo-American and other feminists like Ellen Shaw Walters, Sandra Gilbert, Suzanne Guber and Kate Millett. ये इन फेमिनिस्ट राइटर्स की थ्योरी को भी डिस्कस करती हैं. और टोरल मॉय कहती हैं कि एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट ने सेम स्ट्रेटजी यूज़ की वेस्टर्न वाली. जिस तरीके से वेस्टर्न लोगों ने आवाज़ उठाई, वेस्टर्न फेमिनिस्ट क्रिटिक थे जिस तरह, इसी तरह से एंग्लो अमेरिकन ने काम किया. सेकेंड वेव को क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि सेकेंड वेव बात करती थी सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास वुमेन के बारे में या वाइट वुमेन के बारे में, जबकि ब्लैक वुमेन के बारे में बात नहीं की गई थी जिनको डुअल सप्रेशन मिल रहा था, डुअल ऑपरेशन थी, डुअल तरीके से ऑपरेस्ड थी वो, क्योंकि एक तो वो ब्लैक थी, एक तो वो वुमेन थी और ऊपर से वो ब्लैक थी, इसीलिए उनको डुअल ऑपरेशन था. तो उसके बारे में बात नहीं की गई थी. जबकि थर्ड वेव आई थी उसमें ब्लैक फेमिनिस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई और ब्लैक वीमेन की तरफ भी ध्यान दिया गया. तो इसी तरह से एंग्लो अमेरिकन ने आवाज़ उठाई, सेम स्ट्रेटजी यूज़ की उन्होंने वेस्टर्न वाली, जिसकी वजह से उन्हें वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया. जबकि फ्रेंच फेमिनिस्ट की बात करें तो इसने इफ़ेक्टिवली वर्क किया और फ्रेंच फेमिनिज्म की बात करें तो इफ़ेक्टिवली वर्क किया. फ्रेंच फेमिनिस्ट को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली वर्ल्ड वाइड. सो शी टॉक्स अबाउट दिस थिंग. एक पार्ट में वो एंग्लो अमेरिकन की बात करती हैं और दूसरी तरफ वो फ्रेंच फेमिनिज्म की बात करती है. और फ्रेंच फेमिनिज्म ने इफ़ेक्टिवली वर्क किया क्योंकि इन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को अपनाया. दिस बुक्स एग्जामिन्स द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द टू मेन स्ट्रेंड्स इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, द एंग्लो अमेरिकन एंड फ्रेंच थ्योरीज. ये बुक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को या लिमिटेशंस को बताती है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एंग्लो अमेरिकन और फ्रेंच थ्योरिस्ट की. इन सेक्सुअल textual politics, she talks about gains and losses of these theoretical worlds and ends with the dream of future. तो ये गेंस और लॉसेस के बारे में बताती है सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स में, और साथ में एक फ्यूचर ड्रीम के साथ एंडिंग करती है, इसकी एक होप के साथ एंडिंग कर दे कि मे बी इन फ्यूचर एक ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जेंडर रोल्स में, ये ख़त्म हो जाएगी. So this shows a kind of special relationship between feminism and literature has a long and involved history. So ये कहती हैं कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है लिटरेचर में और फेमिनिज्म में, और यहीं से उन्होंने ये टाइटल लिया सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स. सो टाइटल इटसेल्फ शोज दिस थिंग कि सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स है. सो द लिटरेरी टेक्स्ट प्रोवाइड्स लाइक प्लेजर. एक लिटरेरी टेक्स्ट प्लेजर प्रोवाइड करता है. ये आइडेंटिफिकेशन है एक स्टोर हाउस का जो कि आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस दिखाता है. ये आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन और जेंडर डिफरेंस को भी शो करती है. ये लिटरेचर एक स्टोर हाउस है इन सब चीज़ों का, और साथ में इट इज़ अ स्टोर हाउस विच कैन एंड हैज़ बीन मोबिलाइज्ड डिफरेंट वेज, जिसे डिफरेंट तरीके से ये मोबिलाइज किया जा सकता है. if we see them
विद अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर हम लिटरेचर को एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। ये फेमिनिस्ट थ्योरी की डेवलपमेंट पर बेस्ड है। आइडियोलॉजीज बेस्ड ऑन फेमिनिटी एंड द नेचर ऑफ पेट्रियार्की। शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमेजेस ऑफ women and also talks about केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं कि किस तरह केट मिलेट ने पावर स्ट्रक्चर शो किया है, कि ये सब कुछ एक पावर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली रूटेड है विमेन में, कि वो खुद को ही ऐसा समझने लग जाए कि और जिस तरह केट मिलेट ने ये प्रेजेंट किया है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं लाइक बुक्स और मूवीज़, वी सी कि विमेन ही किचन में काम कर रही हैं। अगर एक मैन काम करेगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, एक माइंडसेट इस तरीके से क्रिएट किया गया है। जिस तरीके से केट मिलेट ने 4 राइटर्स की बात की, लाइक D.H. लॉरेंस, हेनरी मिलर और जीन जेनेट, इस तरीके से जिन भी राइटर्स की इन्होंने बात की केट मिलेट ने, उसको भी ये रिप्रेजेंट करती हैं और उसके बारे में भी ये बात करती हैं। और जिस तरीके से केट मिलेट ने ये शो किया कि D.H. लॉरेंस ने अपने वर्क्स में एक मेल को किस तरह काम करना चाहिए, फीमेल को किस तरह काम करना चाहिए, या फीमेल को किस तरह इन्फीरियर दिखाया है, किस तरीके से डिससेटिस्फेक्शन शो करा है, उन चीज़ों को केट मिलेट क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो वो सब कुछ भी इसमें डिस्कस किया गया है सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स में, और एक पावर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जिस तरीके से D.H. लॉरेंस ने ये शो किया है कि मैन पावरफुल है और केट मिलेट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, तो यहाँ पर ये सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स में इसकी भी बात करती हैं। शी सेड द वुमेन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन इन मेल ऑथर टेक्स्ट, कि जो मेल ऑथर टेक्स्ट है, जो कि मेल्स ने टेक्स्ट लिखे हैं, मेल राइटर ने टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें वुमेन एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन दिखाया गया है। शी टॉक्स अबाउट व्हाट वुमेन रियली आर। ये बात करते हैं कि वुमेन रियल में है क्या, और ये बुक पब्लिश हुई 1986 में, ट्रांसलेटेड इन 15 लैंग्वेजेस, प्रेजेंट्स डिबेट्स इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो 15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई बाद में, और एक डिबेट के रूप में प्रेजेंट की गई फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के ऊपर। द वर्ड्स फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म आर पॉलिटिकल लेबल्स which give support to the new women's movement which emerged in late 1960s. Feminist criticism, a critical or theoretical practice committed to the struggle against patriarchy and sexism. So ये based है feminism पर और feminist पर, जो कि political labels हैं, support करते हैं women movement को, और साथ में ये struggle है against patriarchy के और sexism के। Toril Moy talks about feminism or feminist criticism and theory and how it is relatable with social, institutional and personal power relation between the sexes. तो ये बात करती हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म किस तरीके से लिटरेचर से रिलेटेबल है, किस तरीके से सोशल, इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल पावर रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन द सेक्सेस। Toril Moy pointed out some points like about Scandinavian women poet. ये एग्जाम्पल देते हैं एक विमेन पोइट के बारे में, जो कि अपने वर्क पब्लिश करती है एक मैन के नाम पर, तो उसे प्रेज़ किया जाता है, उसे हाईली प्रेज़ किया जाता है। पर जैसे ही करेक्शन होती है कि ये वर्क्स विमेन ने लिखे हैं, तो उसे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट हो गए, रिव्यूज़ चेंज होने लगे। बुक्स एक टाइम पर जो सक्सेस की पीक पर थी, लोग इतना प्रेज़ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पता चला कि फ़ीमेल ने लिखे तो उसे इन्फीरियर समझने लगे, उसके कमेंट्स आने चेंज हो गए, उसके रिव्यूज़ पूरी तरह से चेंज हो गए। सो वुमेन और विमेन राइटिंग एक मार्जिनल टॉपिक क्यों है, ये फेमिनिस्ट थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट था एक टाइम पर। इसी तरह से इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया एक पेंटिंग के ऊपर, कि एक पेंटिंग को आर्ट गैलरी में रखा गया, उसे प्रेज़ कर रहे थे सब, उसे एक्सपर्ट्स ने भी प्रेज़ किया और उसे स्टूडेंट्स को भी मॉडल के रूप में दिखाया, और उसके ऑक्शन के प्राइस भी बहुत हाई थे। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली कि एक विमेन ने बनाई है, तो एंगल कम्प्लीटली चेंज हो गया, ऑक्शन प्राइस भी डाउन हो गए। सो सिचुएशन ऑफ विमेन राइटर के बारे में दिखाया गया है कि सिचुएशन ऑफ विमेन राइटर की सिचुएशन कैसी थी विमेन राइटर की सोसाइटी में। Other than this, Toril Moy classifies the feminist movement into 3 phases. The फीमेल है वो बायोलॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल मेल हम बायोलॉजिकली बताते हैं, तो फीमेल हुआ बायोलॉजिकली फेमिनिस्ट,
जो इक्वालिटी की बात करते हैं, सोसाइटी में इक्वालिटी आनी चाहिए जेंडर रोल्स को लेकर, तो फेमिनिस्ट हो गया पॉलिटिकल, और जो फेमिनाइन वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल. सो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी. फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इन यूएस और यूके एज अ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स. सो फर्स्ट वेव थी वो इस पर बेस्ड थी, पॉलिटिकल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड वीमेन. सो इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इस पर बेस्ड थी फर्स्ट वेव. और एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट वेव इज वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन विच इज़ पब्लिश्ड इन 1929. सो जो फर्स्ट वेव का इम्पोर्टेंट टेक्स्ट अगर हम देखें तो वो वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन है, which shows women's independence and portray the character Judith, Shakespeare's fictional sister. And if we talk about second wave of feminism, which was started in 1960s, we can see the text Second Sex by Simone de Beauvoir. So it was famous at the time of second wave. So अगर हम second sex की बात करें, the second sex which was written by Simone de Beauvoir, we can see the famous statement, one is not born but रादर बिकम्स अ वुमेन. एक जो बच्चा है या एक जो चाइल्ड है वो अपने बर्थ से ही विमेन या मैन नहीं है, मेल या फीमेल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो थोपी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उसके ऊपर इम्पोज की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका कल्चर, ट्रेडिशनल रोल्स जिस तरीके से इम्पोज किए जाते हैं, वो डिसाइड करता है कि विमेन कौन है और मैन कौन है. ये बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इस तरीके से सिमोन दे बूवर ने अपने सेकंड सेक्स में ये सब कुछ शो किया है कि विमेन को एक सेकंड सेक्स समझा जाता है, एक इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, कि सेम नहीं समझा जाता बल्कि सेकंड समझा जाता है, नॉट फर्स्ट. उसे एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझा जाता है. इस तरीके की चीज़ें उन्होंने शो की जो कि सेकंड वेव से रिलेटेड है. और इन द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म एक्टिवली इन्वॉल्व इन अकेडमिक्स एंड मार्क्सिज्म. सो थर्ड वेव में फेमिनिज्म एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ अकेडमिक्स से, मार्क्सिज्म से, साइको एनालिसिस एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीलिंग विद द लैंग्वेज, राइटिंग एंड सेक्सुअलिटी एंड रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा. इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं एलन शो वोल्टर जिस तरीके से बात करते हैं गायनोक्रिटिसिज्म की. सो जो थर्ड वेव है यहाँ पर फेमिनिज्म एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ अकेडमिक्स से, टेक्स्ट लिखे जाने लगे फेमिनिज्म पर बेस्ड. सो विच मीन्स विमेन आर, गायनोक्रिटिसिज्म का मतलब है कि जिसमें विमेन एक्टिव प्रोड्यूसर्स हैं. यहाँ पर विमेन ने भी लिखना शुरू किया और ये फोकस जो थे फीमेल सब्जेक्टिविटी पे, नॉट ऐसा नहीं कि फीमेल ऑब्जेक्ट है. तो फीमेल सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड थे ये, लैंग्वेज पर, लिटरेरी करियर पर फीमेल की. तो गायनोक्रिटिसिज्म इज बेसिकली means which women are active producers focused on female subjectivity, language and literary career. So ये थर्ड वेव का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं शो वोल्टर का, एलन शो वोल्टर का अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, जिसमें गायनोक्रिटिसिज्म रिप्रेजेंट किया गया है. और अगर हम प्रेजेंट डे फेमिनिज्म की बात करें तो प्रेजेंट डे फेमिनिज्म इज़ बेस्ड ऑन लिबरल फेमिनिज्म और कल्चरल फेमिनिज्म. सो टॉरल मॉय ने यहाँ पर ये शो किया है इस टेक्स्ट में कि एक लिटरेरी टेक्स्ट किस तरीके से फेमिनिज्म से रिलेटेड है, और साथ में केट मिलेट के सेक्सुअल पॉलिटिक्स की भी बात करती है कि एक पावर स्ट्रक्चर है कि मेल सुपीरियर है. ये एक साइकोलॉजिकली रूटेड है विमेन में कि वो खुद से ही अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाए. तो जिस तरीके से केट मिलेट इसको क्रिटिसाइज़ करती है 4 राइटर्स को, लाइक D.H. लॉरेंस को सबसे ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है केट मिलेट ने, तो ये उसकी भी बात करती है. और जिस तरीके से केट मिलेट ने ये पावर स्ट्रक्चर दिखाया कि ये एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से टॉरल मॉय ने यहाँ पर सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स शो किया है कि लिटरेचर में भी किस तरह ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि विमेन जो है किचन में काम कर रही हैं, और अगर मैन करें तो समथिंग इज़ वियर्ड, समथिंग इज़ स्ट्रेंज. सो इस तरीके की इक्वलिटी को लेकर डिमांड की गई है. और एक लिटरेरी टेक्स्ट बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है फेमिनिज़म को, किस तरीके से रिलेटेड है फेमिनिज़म से, ये शो किया गया है. सेक्सिज्म से किस तरीके से रिलेटेड है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड.
If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.